अब अपने बारे में क्या बतलाएं गालिब, कोई उनसे कहे कि अब हम क्या कहें। कहीं ना कहीं होम्योपैथी ने आपको इतना इंस्पायर किया होगा, कुछ आपने उसके अंदर देखा होगा। मैं होम्योपैथी को कहता था स्वीट पिल्स एंड स्वीट टॉक्स। क्या आपको गलत बर्दाश्त होता है? छड़ी से उन्होंने अपना हाथ हटाया, टेबल पर रखा, बोले आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा? आपने कभी फेस किया है किसी मेंटल हेल्थ का चैलेंज? दर्द का हद से बढ़ जाना ही दर्द का दवा हो जाता है। दर्द को इसीलिए जानता हूँ क्योंकि दर्द मैंने सहा है, और जिसने दर्द सहा होता है वही दर्द समझ सकता है। जो सुसाइड हाईलाइट कर दिया जाता है, सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, तो कॉपी कैट सुसाइड होने लगते हैं। अल्कोहल को लेकर के कुछ बिलीव ऐसे फॉर्म कर दिए गए हैं कि एक आध पैक में कोई बुराई नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि 3 पैग अगर आपने हफ्ते में पी लीजिए आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ये कतई गलत है। डॉक्टर साहब, सुसाइड की बात चल ही रही है, इज देयर एनी गुड सुसाइड? हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैठे हैं कानपुर में और आज हमारी गेस्ट बहुत स्पेशल है। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हर्ष निगम, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ये हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं। हेलो हर्ष निगम। थैंक यू मैम, बुलाने के लिए शुक्रिया। हाँ जी सर। सर, सबसे पहले आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ बैठे हैं। सर, आपकी मतलब आई नो हमारी फैमिली में कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपको फोन खटखटाया जाता है कि आप बताएं हमको, राइट? अमिता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, मुझे सर मत कहिए। अच्छा, सर तो मैं डॉक्टर साहब कह सकती हूँ? हाँ, वो चलेगा। सर कहने में लगता है कि बहुत बड़े उम्र दराज आदमी है। उम्र हो रही है माना की, लेकिन उतनी नहीं हुई है अभी कि सर कहा जाए। बिल्कुल 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 जी। सो डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, मेरे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, फिर हम आगे शुरू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। नमस्ते। अमिता जी ने कहा कि ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, और मुझे बहुत शर्म आती है अपने बारे में बात करने में। गालिब ने भी इसी मिजाज पे लिखा है कि अब अपने बारे में क्या बतलाएं गालिब, कोई उनसे कहे कि अब हम क्या कहें। मगर फिर भी आपकी जानकारी के लिए इतना बता देता हूँ कि मैंने MBBS किया। पहले MBBS मैंने गोरखपुर से बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद MD किया फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में, जो कि मैंने MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से किया। उसके बाद मेरे फादर चूँकि कानपुर के काफ़ी प्रतिष्ठित और इंडिया के भी काफ़ी प्रतिष्ठित होम्योपैथ थे, उनकी मर्जी थी कि मैं होम्योपैथी करूं, और मैं होम्योपैथी को कहता था स्वीट पिल्स एंड स्वीट टॉक्स, यानी कि मीठी गोली और मीठी बातें। ये शायद जिसको कहते हैं कि आपकी एजुकेशन का एक घमंड होता है, तो शायद वो हमारी मेडिकल एजुकेशन का घमंड था। बीच में कुछ ऐसे केसेस हुए जो मैं उनके साथ बैठ करके देखे मैंने, और मैंने देखा कि एक मैजिकल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सामने आया ऐसे केसेस में जो कि सर्जिकल केसेस थे। तो मन में एक आस जागी कि जरा समझे ये है क्या। शुरुआत से ही आदत खुड़पेश की रही, तो होम्योपैथी में भी खुड़पेश करना शुरू करी। फिर उसके बाद ये पता लगा कि होम्योपैथी अगर इंडिया में करनी है तो आपको विदेश जाना पड़ेगा एक डिग्री लेने के लिए। इंडिया में एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए उनको होम्योपैथी में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऐसी डिग्री ही नहीं है, आज भी नहीं है। तो इसके बाद मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन होम्योपैथी में किया वो रॉयल लंदन होम्योपैथिक कॉलेज से किया, जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है और वर्ल्ड का सबसे पुराना टीचिंग हॉस्पिटल है। वहाँ से MF होम की डिग्री लेने के बाद इंडिया आया, और अब मैं लीगली अलाउड था यहाँ पे होम्योपैथी करने के लिए। होम्योपैथी करना शुरू करी। मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि पढ़ने वढ़ने का ज़्यादा मन तो करता नहीं था जवानी में। लिखने का शौक था, पेंट करने का शौक था। ज़िंदगी ने कुछ इस डायरेक्शन पे मोड़ दिया कि आज मैं होम्योपैथी कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी भी मेडिकल साइंसेज हैं उनमें से अगर कोई आर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंस है, जो मोस्ट आर्टिस्टिक मेडिकल साइंस है, वो होम्योपैथी है। वो क्यों है
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो आपने एमडी की हुई है, ये भी मुझे पता नहीं था, सो आई एम सो एस्टोनिश्ड टू लिसन इट कि आप एमडी करके देन यू चूज टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। सो मतलब कहीं ना कहीं होम्योपैथी ने आपको इतना इंस्पायर किया होगा, कुछ आपने उसके अंदर देखा होगा, राइट सर? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी सर कि बहुत सारी कंट्रीज में आई हैव हर्ड कि होम्योपैथी को बैन किया गया है, होम्योपैथी को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसा क्या रीजन है और आपने होम्योपैथी में ऐसा क्या देखा कि आप फिर होम्योपैथी में आ गए? अमिता जी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें। होम्योपैथी को बैन दुनिया में कहीं नहीं किया गया है। अच्छा, ओके। लेकिन जो सरकारी जिसको कहना चाहिए बैकिंग होती है, अच्छा, ओके। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड बैकिंग होती है, वो बैकिंग बहुत सारी कंट्रीज में अब नहीं है। अच्छा, ओके। आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि WHO का डेटा है कि आफ्टर ट्रेडिशनल मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी ही है। अच्छा, ओके। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी से कुछ ना कुछ तो भला हो रहा है कि आफ्टर एलोपैथिक मेडिसिन होम्योपैथी ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज करी जा रही है। अब जैसे कि मैंने लंदन से जब होम्योपैथी करी थी, तब होम्योपैथी वहाँ का जो नेशनल प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम, जो फ्री सर्विसेज देता है, उसको नेशनल हेल्थ सर्विस कहते हैं, NHS, राइट। तब होम्योपैथी NHS के अंडर में आती थी। अब आज की तारीख में NHS के अंडर में होम्योपैथी नहीं आती है। यानी कि वहाँ का अगर कोई पेशेंट होम्योपैथी कराना चाहता है या करना चाहता है, तो पहली बात वहाँ का GP उसको रेफर नहीं कर सकता। अगर वो होम्योपैथी के कराएगा या होम्योपैथ के पास जाएगा तो वो अपने रिस्क पे जाएगा। सिमिलरली होम्योपैथी जर्मनी में शुरू हुई, लेकिन जर्मनी में आज होम्योपैथी का वही हाल है जो कि लंदन में। अच्छा, ओके। जो यूके में है। सिमिलरली स्पेन में, इटली में, अमेरिका में एक जमाना था आज से 100 साल पहले, जब ये माना जा रहा था अमेरिका में कि मॉडर्न मेडिसिन खत्म हो जाएगी और होम्योपैथी रूल करेगी, और होम्योपैथी के तमाम हॉस्पिटल्स अमेरिका में खुले हुए थे। आज एक भी हॉस्पिटल होम्योपैथी का अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में अगेन होम्योपैथी इज नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड। वहां पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो कि होम्योपैथी कर रहे हैं, उनकी अपनी होम्योपैथिक एसोसिएशन भी है, मगर वो पेशेंट को ये कहा जाता है कि अगर आप होम्योपैथी करेंगे अपने रिस्क पे अपने रिस्क। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये होम्योपैथी स्टेट स्पॉन्सर्ड अभी भी है, स्विट्जरलैंड में है। बहुत सालों तक WHO ने होम्योपैथी को मान्यता नहीं दी। यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी साहब हैं, उनकी गवर्नमेंट का जो विजन है वो पूरी दुनिया से अलग है, और वो ये कहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। इंडिया विश्व गुरु किन किन चीज़ों में बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हेल्थ सर्विसेज में इंडिया विश्व गुरु जरूर बनेगा, क्योंकि हमने अपने यहाँ क्या किया है, हमने अपने पेशेंट्स को पूरे जो हेल्थ अम्ब्रेला है उसका ऑप्शन दिया है। हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया है जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध जो कि साउथ का सिस्टम है, एंड H फॉर होम्योपैथी। तो एक आयुष जो मंत्रालय है, इसके अंडर में हम एक ऑप्शन देते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी कर सकते हैं। और अभी हाल में ही अहमदाबाद में WHO की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में उन्होंने फाइनली आयुष सिस्टम्स को ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम दे करके रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। अच्छा। सो अब WHO रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जिसमें कि होम्योपैथी आती है। आई गॉट इट। सर मेरा इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इस तरफ इसलिए गया, या मैं आपके साथ क्यों ये पॉडकास्ट करना चाह रही थी, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने देखा कि होम्योपैथी में
हिस्ट्री टेकिंग जब की जाती है, जब नोट्स लिए जाते हैं, जब बात की जाती है पेशेंट के साथ, तो बहुत सारे उनकी डरों के बारे में, उनके इमोशनल वेलबींग के बारे में उनकी जानकारी ली जाती है। आप किस चीज़ से डरते हैं? कहीं सांप से डर लगता है, अंधेरे से लगता है, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। तो डिफरेंट तरीके से नोट टेकिंग करी जाती है होम्योपैथ में। इसका क्या रीज़न है सर? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप फिर एक होलसम बात कर रहे हो। आप एक पूरे एनाटॉमी की बात कर रहे हो कि ये कैसे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। हुँ, देखिए, होम्योपैथी रियल सेंस में एक होलिस्टिक मेडिसिन है। राइट। होलिस्टिक की एक स्पेलिंग तो होती है HOLISTIC, होलिस्टिक मेडिसिन। मैं कहता हूँ WHOLISTIC, होल। पेशेंट्स को एज अ होल हम लोग को पहले एग्जामिन करना पड़ता है। राइट। ये ख्याल गलत है लोगों का कि होम्योपैथी में डिजीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी ख्याल गलत है लोगों का कि होम्योपैथी में इन्वेस्टिगेशंस नहीं होने चाहिए। होम्योपैथी में डिजीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजीज से ज़्यादा डिजीज फिनोमेना इंपॉर्टेंट है। डिजीज कैसे शुरू हुआ और आज कैसे मरीज हमारे पास बीमार होकर के आया, इस पूरे फिनोमेना को जानना होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। एक आता है डिजीज फिनोमेना, दूसरा वो व्यक्ति जिसको की डिजीज हुआ, और तीसरा उसकी दवा। तो सही दवा तक पहुंचने के लिए हमको डिजीज फिनोमेना को पूरा जानना पड़ता है, ओके। और हमको ये भी जानना पड़ता है कि ये व्यक्ति जो हमारे पास आया है, ये व्यक्ति होलिस्टिकली कैसा है, ओके। उसका मन कैसा है, उसके अंदर किस तरह की सोच है, किन चीज़ों से उसे भय लगता है, क्या चीज़ें उसको भाती हैं, उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग का एक और फायदा है। ये फायदा ये है कि जब हम इस तरह की डीप हिस्ट्री लेते हैं, तो पहली बार पेशेंट्स को लगता है कि किसी ने मुझे सुना। ये फीलिंग आना कि किसी ने मुझे सुना, ये हेल्थ की तरफ पहला कदम होता है। जब और डीप, अक्सर मैं क्लिनिक में जब हिस्ट्री लेता हूँ, मेरी क्लिनिक में जब मैं बैठता हूँ, तो पानी की बोतल और टिश्यू पेपर रखे रहते हैं। अच्छा। क्योंकि जब मैं डीप हिस्ट्री पे आता हूँ और डीप हिस्ट्री जब मैं लेता हूँ, तो 90% लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी। हमारे पास जो लोग आते हैं वो भी अपनी डीपर लेवल पे चीजों सेकंड को बात, पेशेंट को सुना आपने, और फिर पेशेंट को ऐसा लगा कि वो आपसे सब कुछ शेयर कर सकता है, और जहां उसने शेयर करना शुरू किया उसके आंसू निकले, उसको कथारसिस कहते हैं। राइट। साइकोलॉजी में इसको कथारसिस कहा जाता है। राइट। कथारसिस शुरू हो गई। जहां कथारसिस शुरू हो गई, वहां हीलिंग शुरू हो गई। सो फर्स्ट हीलिंग का जो पॉइंट होता है होम्योपैथी में, वो हिस्ट्री टेकिंग होती है। और वो लोग जो कि बहुत जल्दी में पेशेंट्स देखते हैं, बहुत कम पेशेंट्स की सुनते हैं, वो लोग सही मायने में होम्योपैथ नहीं है। मैं दिन भर में 35 मरीज को अपॉइंटमेंट देता हूँ। वो सारे मरीज को पहले मेरे जूनियर्स देखते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और डीप हिस्ट्री में ही लेता हूँ। डीप हिस्ट्री मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ओवर द ईयर्स, 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे ह्यूमन जो साइकी है उसकी समझ हो गई है। अच्छा। मुझे मालूम है कि मुझे किस पॉइंट पे पेशेंट के माइंड पे एंटर करना है, और जब तक आप पेशेंट के माइंड को नहीं समझते हैं, तब तक आप पेशेंट को नहीं समझ सकते, उसके अंदर पल रहे डिजीज फिनोमेना को नहीं समझ सकते। मेरे पास हाल में ही एक पेशेंट आया, कैंसर का पेशेंट था। अच्छा। मैं परसों की बात बता रहा हूँ। उसकी पूरी जो हिस्ट्री होती है हमारे जूनियर ने लेकर के मेरे पास भेजी। मैंने पेशेंट से बात करनी शुरू करी। उसके गले में वोकल कॉर्ड्स में कैंसर था, होर्सनेस ऑफ वॉइस थी। मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ी। मैंने उससे पहला सवाल पूछा कि आपको गलत बर्दाश्त होता है? वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, हाथ में छड़ी लिए हुए थे। छड़ी से उन्होंने अपना हाथ हटाया, टेबल पे रखा, छड़ी अपने बेटे को दी। बोले आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा? मैंने कहा बाबूजी,
मेरे दिमाग में 4-5 दवाएं चल रही हैं और मैं आपके नेचर को जब तक नहीं समझूंगा सही दवा नहीं बता पाऊंगा। बोले बेटा जवानी से लेकर के आज तक मैंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, गलत को बर्दाश्त नहीं किया। मेरा दूसरा सवाल था उनसे, तो क्या हाल फिलहाल ऐसा कुछ हुआ है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ा, आपको पीना पड़ा, अपने दर्द को अपने गम को अंदर पीना पड़ा? बोले अब जब तुम कह रहे हो तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि 2 साल पहले से मेरा गला बैठना शुरू हुआ और उसी समय के आसपास मेरे पारिवारिक विवाद हुआ जिसमें मेरी बेइज्जती हुई और मैं बहुत चिल्लाया और अपने परिवार वालों के कहने की वजह से, उनकी जान की परवाह करने की वजह से मैंने उस गुस्से को पी लिया। इसको कहते हैं मॉर्टिफिकेशन। मेरे लिए दवा क्लियर हो गई, दवा थी कॉस्टिकम, मैंने उनको वही दवा दी। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर इस वजह से हुआ। कैंसर होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं। इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, कोई एक कारण नहीं होता है। मगर सही दवा चूज करने के लिए माइंड और पेशेंट के रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट ये जानना जरूरी होता है। साथ ही साथ जब पेशेंट से हमने इतनी बात करी तो ऑब्वियसली उसने अपने मन की बात शेयर करी, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए और मुझे लगा कि हीलिंग की स्टार्ट, अब यहीं से हीलिंग स्टार्ट हो। So true. That is the way it goes. सारे जब आप मुझे बता रहे थे। That is the way it goes. राइट। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने आपके साथ शेयर किया तो शुरुआत वहीं से हो गई उनकी हीलिंग की। फिर जो दवाई काम करेगी ऑब्वियसली उसका अपना काम। मैंने अपने फादर को भी यही करते देखा, 30 साल से मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ और जो भी थोड़ी बहुत जिंदगी में सक्सेस मिली है मुझे लगता है कि इसी डायरेक्शन में मिली है। और आर्टिस्ट होने की वजह से मेरे को तो चेहरे के भाव से ही पता लग जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये भी एक फायदा है और ये दोनों चीजों से होता है। मेरी आर्ट एग्जीबिशन का नाम ही था दर्द क्या है। अच्छा, ओके जी। तो आप दर्द को बहुत क्लोजली, मैंने दर्द को, अपने दर्द को, मरीजों के दर्द को और तमाम दुनिया के दर्द को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो दर्द और दर्द की दवा होम्योपैथी है जो मैं करता हूँ। और भी दवाएं हैं और भी पद्धतियां हैं और भी तरीके हैं। काउंसलिंग भी एक तरीका है ना। एलोपैथिक मेडिसिन में भी दवाएं होती हैं। योग भी एक तरीका है, माइंडफुलनेस भी एक तरीका है। बट क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे लिए ईश्वरीय प्रदत्त काम ये है कि मुझको होम्योपैथी से लोगों को ठीक करना है, इसलिए मैं उस काम को मन लगा करके कर रहा हूँ। राइट सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी जो कोर मेंटल हेल्थ डिजीजेस होती हैं, बात कर ले डिप्रेशन, ओसीडी, इनमें क्या होम्योपैथी काम करती है? बिल्कुल। देखिए हम लोग आजकल जिस युग में रह रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ एंजाइटी। आप अखबार खोलिए, आपको नेगेटिव खबरें मिलेंगी। आप सोशल मीडिया में जाइए, आपको नेगेटिव खबरें मिलेंगी। राइट, और अब तो हम तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया में एक चीज और होती है आजकल, जिसको कहना चाहिए एक शैडो बुलिंग होती है। आप हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, आप हमेशा अच्छे रह नहीं सकते, आप हमेशा अच्छे मुस्कुराते हुए रह नहीं सकते, तो फोटोशॉपिंग होती है। फोटोशॉपिंग होती है बॉडी इमेज के लिए। आप बॉडी शेम होते हैं। अगर आपको कोई शेम नहीं कर रहा है और आप अपने को पतला कर रहे हैं तो आप अपने आप को शेम कर रहे हैं। राइट। तो सोशल मीडिया इज अगेन अ कॉज ऑफ एंजाइटी। तो इस युग की जो सबसे बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है वो है एंजाइटी, जिसको लोग अक्सर स्ट्रेस कह देते हैं, बट इट इज एंजाइटी। एंजाइटी के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद कुछ गाढ़ी मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं जो साइकोटिक फिनोमेना होता है, साइकोसिस जिसे कहा जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया। ये सारी मेंटल प्रॉब्लम पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी। एंजाइटी तो रामचंद्र जी को भी हुई थी। राइट। एंजाइटी क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसके तरीके युग के इस हिसाब से बदलते गए। अब चूंकि कंपाउंडिंग फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं एंजाइटी को लेकर के कि उसको ठीक करना केवल एक पैथी के बस का नहीं रह गया है। होम्योपैथी एंजाइटी में बहुत हेल्प करती है
और मैं तो कहूँगा कि होम्योपैथी से ज़्यादा होम्योपैथ हेल्प करता है एंग्जाइटी में, क्योंकि अगर वो आपको समझता है। होम्योपैथी और होम्योपैथ में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, होम्योपैथी और होम्योपैथ में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। जो व्यक्ति होम्योपैथी कर रहा है उसको होम्योपैथ कहा जाएगा, लेकिन होम्योपैथी कई तरीके से आजकल करी जा रही है। ओके। आजकल होम्योपैथी में घुट्टियां और तमाम तरह के मिक्सचर भी मिल रहे हैं। अच्छा। होम्योपैथ उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथ केवल डिजीज को सुन करके उसके हिसाब से दवा लिख देते हैं। अच्छा। ये एक अलग तरीके की होम्योपैथी हो गई है। एक होम्योपैथी जो सच्ची होम्योपैथी है, जिसमें आप मरीज को पूरा सुनते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तब दवा सेलेक्ट करके देते हैं। हो सकता है वो सिंगल मेडिसिन ना हो, लेकिन उसके मुंह में जब जाए तो वो सिंगल मेडिसिन ही होनी चाहिए, सिंगल मेडिसिन एट अ सिंगल टाइम। दिस इज ट्रू होम्योपैथी। तो जो ट्रू होम्योपैथी कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट तो है ही है। आई गॉट इट। क्योंकि वो होम्योपैथी करते 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 उसको साइकोलॉजी की, ह्यूमन साइकोलॉजी की इतनी समझ हो जाती है कि उसको मालूम हो जाता है कि अपने पेशेंट को उसे कैसे टैकल करना है और कैसे उसको पुश करना है टुवर्ड्स हेल्थ। तो पहले तो आप जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट आपका हो जाता है। मेरे पास दिन भर में कम से कम 35 में से 10 से 12 मरीज तो ये कह करके उठते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे बात कर ली, आधा ठीक हो गया। ये एक अच्छे होम्योपैथ की निशानी है। ये मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा जिस दिन मरीज तुमसे ये कहने लगेगा कि तुमसे बात करके मैं आधा ठीक हो गया, समझ लेना कि तुमने होम्योपैथी सीख ली। और ये फैक्ट है। आजकल सुनता कौन है? डॉक्टर सुन नहीं रहे। सही बात है। डॉक्टर सुन नहीं रहे तो मरीज कहाँ जा रहा है? बाबाओं की तरफ। बाबा भी मास हिप्नोसिस है। लेकिन रिलीजन की तरफ जो एक सर्ज हुआ है उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये है कि डॉक्टर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर डॉक्टर्स अपना ठीक से काम करेंगे, मरीजों की सुनेंगे, तो मरीज कम से कम बाबाओं के चक्कर में तो नहीं फंसेगा। अच्छा। बाबा उसको चाशनी तो नहीं पिला सकते जो आजकल पिलाई जा रही है। ओके। ये सर थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि जो बड़े बाबा और संत होते हैं उनकी तरफ जो लोग जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि उनको डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर पा रहे और वहां से वो अपना दर्द को उनको लगता है कोई तो ठीक करे। बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सबसे बड़ा आजकल का रोग है। आप अगर बच्चों में देखें तो ये यूनिसेफ का डेटा है कि इंडिया इज ए यूथफुल कंट्री। अभी यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ है। उनमें से 15% यूथ दे आर डिप्रेस्ड। बड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़ों को तो अपनी जीवन यापन की ही परेशानियां चल रही हैं। और हम लोग रिलीजियस लोग हैं। हमारे अंदर रिलीजन, हमारे एज ए सोसाइटी, हम चाहे हिंदू हों, चाहे हम मुस्लिम हों, चाहे हम सिख हों, चाहे हम ईसाई हों, हम सब गॉड की तरफ अट्रैक्टेड है। गॉड और गॉड मैन में अंतर होता है। हुआ क्या है कि जो छोटे छोटे कथावाचक हैं उनको भी आजकल भगवान, संत, महात्मा के दर्जा मिलने लगा है। हाँ। वो केवल कथावाचक हैं। उनकी जो ये महत्व बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो परेशान लोग हैं उनको वो लोग नहीं मिल रहे हैं जो उनको सही बात बता सके, सही तरीके से ट्रीट कर सके। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, एंजाइटी किसी भी तरीके से, होम्योपैथी से, एलोपैथी से, काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से, कैसे भी अगर एंजाइटी को वो कम करना लोगों की शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पब्लिक है उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा जहां पे वो, जिन जगहों पे वो अपने दर्द का इलाज ढूंढ रही है। दर्द का इलाज आप जान लीजिए आपके अंदर ही है। राइट। दर्द का इलाज बाहर कहीं नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। फिराक साहब एक बहुत बड़े शायर हुए,
उन्होंने एक बहुत बढ़िया शेर लिखा है, वो वसते बेकरार में खो जाएं, आसमानों के राज हो जाएं। वो वसते बेकरार का मतलब होता है ये इनफिनाइट यूनिवर्स में, इनफिनाइट यूनिवर्स में खो जाएं। वो वसते बेकरार में खो जाएं, आसमानों के राज हो जाएं। जिंदगी क्या है इसे है दोस्तों, सोच लें और उदास हो जाएं। उन्होंने कहा है कि जिंदगी उदासी है। दूसरे ही शेर में वो ये कहते हैं, जिंदगी रात गीत गाती थी, मौत भी झूम झूम जाती थी। जिंदगी उदासी भरा गीत सही, जिंदगी ने अपना गीत गाया, मौत झूम गई और पास नहीं आई। आप समझिए बात को, हम उदासी सही, लेकिन हम अगर अपनी उदासी को एक गीत बना करके आगे बढ़ते हैं, जिंदगी को डील करना सीखते हैं, तो मौत दूर हो जाती है। वरना हर पल मौत आपके पास है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लोगों को समझाने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है, हाउ टू डील विद पेन। आपको पेन को डील करना ही पड़ेगा, बिकॉज पेन ही इस दुनिया का शाश्वत सत्य है। एक उदाहरण है जो कि गीता में मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता मेरे फादर भी कहते थे, और जब मैंने पढ़ी कई बार, और कई बार पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आया कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा ग्रंथ है जो कि साइकोलॉजी से डील करता है। सो ट्रू, पूरा साइकोलॉजी है ना। और ये ग्रंथ नहीं है, देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का मतलब है सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, ग्रंथ नहीं है। अगेन, जिंदगी रात गीत गाती थी, इट इज द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड के मुंह से निकला हुआ सॉन्ग है। उसमें अर्जुन कई सारे सवाल पूछते हैं, और अर्जुन तो डरे हुए हैं, और सब चीजों से डरे हुए हैं। उसमें एक जगह वो सवाल पूछते हैं कि प्रभु ये दुनिया क्या है। तो जो फिराक साहब ने शेर में कहा है वही श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, और वो कहते हैं, दुख आलियम शाश्वतम। दुख शाश्वत है। दुख आलियम मतलब दुखों का घर, और शाश्वत मतलब परमानेंट। इट इज अ परमानेंट हाउस ऑफ मिजरी। ये दुनिया परमानेंट हाउस ऑफ मिजरी है। अब जब श्रीमुख से ये निकलता है तो इंसान तो और घबरा जाएगा कि अरे हम ऐसी जगह फंस गए जहां पे सब मिजरी मिजरी है। तो अर्जुन बड़े इनोसेंटली पूछते हैं कि प्रभु फिर सुख क्या है। तो फिर मुस्कुराते हुए जवाब आता है, जो कम दुखी है वो सुखी प्रतीत होता है। इट इज ऑल रिलेटिव। दुख सबके पास है, लेकिन जो कम दुखी है वो आपको सुखी लग रहा है। और सच्चा सुख केवल योगी के पास है। योगी कौन? जिसको सत चित आनंद, जिसका चित सत्य पे लगा हुआ है और वही आनंद में है। और यहीं से भेद खुलता है असली योग का। वो भेद ये है कि चित्त, हमारे मन जो है वो मानस चित्त बुद्धि अहंकार, हमारा चित्त जो थिंकिंग माइंड है, उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। जब तक आप उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे अपने चित्त को, और अपने अंदर एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक जब आप अपने अंदर झांकेंगे, तब फाइनली आपको, जब बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस चल जाएगा, तब आपको और एक अच्छे गुरु का, सच्चे गुरु का साथ मिल जाएगा, तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ब्रह्म जो बाहर ढूंढ रहा था वो तो अंदर ही है। वहीं से आनंद की प्राप्ति होती, जो बहुत मुश्किल है। सो ट्रू। साइकोलॉजी में भी सर हमको अपने ही अंदर, अपने ही थॉट प्रोसेस को देखना, समझना, उसके ऊपर काम करना सिखाया जाता है। हम भी क्लाइंट के साथ जो काम करते हैं वो उनकी
माइंडसेट को पकड़ने का कि क्या इनका अपना माइंडसेट बना हुआ है जिसकी वजह से ये इतने तकलीफ में है, इतने दुख में है, बिल्कुल। और उनको वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाना, वो बिल्कुल, एज ए साइकोलॉजिस्ट का। फ्रॉडियन साइकोलॉजी जो है, जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, उसमें Right. क्या करते हैं, हम्म, पेशेंट को बोलने देते हैं। राइट, जब वो बहुत बोल लेता, आधा तो वो बोलने से ठीक हो जाता, उसको खुद ही दिखने लग जाते हैं अपने Right. ब्लाइंड स्पॉट्स। हाँ, और जो उसको नहीं दिखते हैं वो आपको आईना बंद करके उसको दिखाने होते दिखाने होते हैं। एक अच्छे डॉक्टर को एक आईने की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। अगर डॉक्टर आईने की तरह है तो वो पेशेंट को दिखा सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं राइट, और कैसे उस पर वर्क करना है। वो पेशेंट से बात करके, ये कोलैबोरेशन होता है, हाँ बिल्कुल, ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच का कोलैबोरेशन होता है। पेशेंट को फिर आपको उस रास्ते ले जाना होता है जिस रास्ते वो जा करके अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अपनी लाइफ का उसको वो पा सके, उसको एक्वायर कर सके। राइट। इंडिया के अंदर यही है सर, अभी तक साइकोलॉजी को लेके, मेंटल हेल्थ को लेकर के वो अवेयरनेस नहीं है। तो आप जैसे कह रहे, लोग बाबाओं के पास जाने लगते हैं। एक ये ब्रांच है, इस पे लोगों का ध्यान इतना जाता नहीं है, जिसका हमें शायद इसीलिए हम इस तरीके के अवेयरनेस कैंप और इस तरीके के चैनल हम चलाते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह की, हर एक की अपनी भूमिका है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आप एज ए आपके होम्योपैथ में आप इतना सारा इसमें करते हैं, पर कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट की होती है, वो एक अलग लेवल पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अमिता जी, आप जो कह रही हैं, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बताऊं, जैसे सुसाइड बहुत कॉमन है इंडिया में। राइट, सुसाइड का जो मीडिया में कवरेज होता है, उससे एक इफेक्ट आता है जिसको कि एक नाम दिया गया है, वार्मर इफेक्ट। अच्छा, ओके, उस इफेक्ट में होता क्या है, जो सुसाइड हाईलाइट कर दिया जाता है, उसकी सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, तो कॉपी कैट सुसाइड्स होने लगते हैं। इसी के उल्टा एक इफेक्ट होता है जो हम और आप बैठ करके यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पापाजीनो इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, जब आप सुसाइड के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं, उससे केवल उसको सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, बल्कि आप रास्ता भी बताते हैं। और एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से, एक हेल्थ के दृष्टिकोण से जब उसके बारे में बात करते हैं, तो उसका एक उल्टा इफेक्ट होता है, वो डिटॉक्स का काम करता है। राइट, तो मीडिया की सोर्ड जो है वो दोनों तरफ से काम करती है। बिल्कुल, तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे एक स्टोरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट। ये तो होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो मुझे आपसे पूछनी थी, आप, क्योंकि आप इतना हिस्ट्री टेकिंग आप लोगों का रहता है, तो आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है कि पहले से इमोशनल और स्ट्रेस से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज बढ़े हैं, या इनमें क्या पहले से क्या फ़र्क आया है? 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और 30 साल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। अच्छा, समय नहीं रह गया है। और बिल्कुल ठीक कहा है आपने, इमोशनल टर्मोइल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक्यूट डिजीजेस को छोड़ दीजिए आप, जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रहे हैं, उसके बाद जो सेकेंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो इमोशनल ही आती हैं आजकल सामने। जेनेसिस वहीं से होती है। पहले जो सबसे बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम आती थी वो सास बहू के बीच की प्रॉब्लम आती थी। अच्छा, अभी भी आती है। और डोमेस्टिक वायलेंस की आ जाती थी। लेकिन लोगों के पास टाइम होता था, लोग अपने यार दोस्तों के साथ बैठते थे, अपने मन की बातें शेयर कर लेते थे, डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं थी। अब क्या होता है, सब कनेक्टेड है, सोशल मीडिया पे सब कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी अकेले। और ये अकेलापन, ये फोरसेकिंग फीलिंग, ये अपने को प्रोजेक्ट करना कि मैं इतना अच्छा हूं और मैं इतना खुश हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सारी चीजें बढ़ने की वजह से एंजाइटी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। और चूंकि वो चीजें पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन आ जाता है। फिर डिप्रेशन का इलाज अगर सीधे सीधे एलोपैथी में शुरू हो जाता है तो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं।
वेट बढ़ जाता है, नींद रहती है, काम छूटने लग जाता है, वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। ऐसे में होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेशेंट एंग्शियस हो, पेशेंट के अंदर कोई भी न्यूरोटिक फिनोमेना चल रहा हो, एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाए, दवा और डॉक्टर दोनों मिल करके फायदा करेंगे उसे। तो जो एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोसिस है, इवन सुसाइडल केसेस बढ़ के ये इतनी ज्यादा राइज में, आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम आप बात कर रहे हैं दुनिया में हर 3 सेकंड में एक आदमी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है। ये पूरी दुनिया का डाटा है। राइट। इंडिया इज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में रिपोर्ट किए गए 2025 में। 2018 से लगभग 27 से 30% का जंप है ये। 2018 से 27 से 30% का जंप है ये। और ऐसा लगता है कि सुसाइड जो है वो एल्डरली लोग करते होंगे, मगर सुसाइड 15 से और 40 के बीच में इज द फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ। कोई बीमारी डेथ का कॉज नहीं है 15 से 40 के बीच में। नंबर वन कॉज सुसाइड है। ये क्यों हो रहा है? पहले ऐसा क्यों नहीं था? हम कहाँ गलत जा रहे हैं? इसके बारे में पॉलिसी डिसीजंस होने की जरूरत है, और वो पॉलिसी डिसीजंस सुसाइड के बारे में हो नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारा यूथ सुसाइडल हो रहा है। इट इज अ सुसाइड एपिडेमिक इन आवर कंट्री। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट। आप पॉलिसी तो छोड़ ही दीजिए, लोग बात नहीं कर रहे हैं। हमारा IIT कानपुर 2 साल में 8 बच्चों ने सुसाइड किया। ये वो बच्चे रहे होंगे जो कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहे होंगे, जो लड़ झगड़ करके IIT में पहुंचे होंगे। एक इंडिया में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। एक हाई लेवल ऑफ कंपटीशन को क्रॉस करके पहुंचे होंगे। हाई इंटेलिजेंशिया के बच्चे रहे होंगे। 2 साल में 8 सुसाइड। जो हमारी कोचिंग कैपिटल है इंडिया की, कोटा, राइट, 2018 में वहां पे 11 सुसाइड हुए थे। 2025 में 33 सुसाइड। 3 times more. What is happening? So true. तो ये इसके बारे में सोचने, समझने और पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ही सख्त जरूरत है। So true. जो मेरे को लगता है वो ये लगता है कि हम लोग के जमाने में भी जनरेशन गैप होता था। हमारे फादर की बात हमको नहीं समझ में आती थी, मगर मार भी पिटती थी तो अपने जिगरी दोस्तों के साथ बैठ करके रोगा लेते थे, फिर पिक्चर देख लेते थे, घूम घाम लेते थे, सेटल हो जाते थे। अब क्या होता है, BFF तो बहुत सारे हैं, हर महीने एक BFF बदल जाता है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कंधे पे रख करके बच्चा रो सके। माँ बाप ऐसे हो नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप से हमेशा दूरी बनी रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। So true. जैसा आपने बोला सर, दिखावे का सब कुछ बहुत हो गया है। सोशल मीडिया के बाद हमारे सारे कनेक्शंस जो है वो दिखावे के होते जा रहे हैं। ऐसे में आप अपना एक वनरेबल पार्ट जो है, जो एक आपका दुखी पार्ट, जिसमें आप अपनी कमजोरी किसी को शो कर पाओ, वो जब आपको नहीं दिखता है तो फिर आप वो भर के अंदर एक टाइम आता है कि एक्सप्लोड हो जाता है। वो सुसाइड की तरफ हो सकता है, या वो बीमारियों की तरफ जा सकता है, जो मेंटल हेल्थ की तरफ। ये जरूरी नहीं है कि जब आप डिप्रेस्ड हो तो सुसाइड ही कर लेंगे। राइट। डिप्रेशन से तमाम बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारियां होती हैं, स्किन की बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी कैन बी ए स्ट्रेसर फॉर मल्टीपल फिजिकल प्रॉब्लम्स। और ऐसे में अगर होम्योपैथ के पास आता है कोई पेशेंट, तो उसका बैकग्राउंड जब हमको मालूम पड़ता है तो हम दोनों एंड पे उसकी हेल्प कर पाते हैं। हम फिजिकली भी उसकी हेल्प कर पाते हैं, हम मेंटली और इमोशनली भी उसकी हेल्प कर पाते हैं। तो इसलिए
मुझे लगता है कि आने वाले सालों में सही और सच्ची होम्योपैथी की डिमांड भी बढ़ेगी। बस हमें अच्छे होम्योपैथ्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और सोसाइटी को एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि बच्चों को वो देखें, बच्चों को समझें। स्कूल कॉलेजेस में एग्ज़ाम का, नंबर्स का जो प्रेशर है, राइट, उस प्रेशर को हमको कहीं न कहीं सही करना पड़ेगा। टीचर्स को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, टीचर्स के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। टीचर्स केवल ये लॉ पास कर देना कि बच्चे को मारना नहीं है, तो मारना केवल हाथ से थोड़ी ना होता है। सही बात है। टीचर आपके चाहे शब्द को जो टीचर हमारे चाहे तो अपने शब्दों से बच्चे को नंगा कर दे, सही, सही। और होता है ऐसा। तो टीचर को एम्पैथिक होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि हम वर्क कर सकते हैं एज़ अ सोसाइटी, बस सोच लेने की ज़रूरत है। सो ट्रू। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ में आपने बोला कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों का इलाज है। क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इलाज करने में मानसिक बीमारियों के? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मेरी तो शुरुआत से ये आदत रही है कि मैंने होम्योपैथी को ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली असेस किया, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड से आया हूँ जो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है सही कि होम्योपैथी की लिमिटेशंस क्या हैं। ओके। देखिए, अगर कोई भी मेंटल डिजीज का इलाज होम्योपैथी से हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि अगर होम्योपैथ को लगता है कि वो केपेबल नहीं है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने को, तो उसको वो केस कम से कम एक काउंसलर के साथ तो ज़रूर करना चाहिए। ओके। जैसे कि मेरे अपने सेटअप में मैं एक काउंसलर रखता हूँ। मेरे पास 2 काउंसलर हैं। एक अल्कोहल एडिक्शन के लिए अलग काउंसलर है और एक जनरल काउंसलर है जो कि ऑटिज्म, एडीएचडी और एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए हमारे पास है। तो आई, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई टेक अ हेल्प ऑफ अ ट्रेन्ड काउंसलर, राइट। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर मेंटल डिजीज न्यूरोटिक फिनोमेना से बढ़ करके, यूँ समझ लीजिए कि एक हल्का रंग है और जब वो रंग गाढ़ा हो जाए, हल्का रंग न्यूरोसिस हो गया, गाढ़ा रंग साइकोसिस हो गया। राइट। तो अगर पेशेंट साइकोटिक फिनोमेना की तरफ चला गया, उसको शिज़ोफ्रेनिया, उसको पैरानॉइड डिल्यूजन्स वगैरह होने लगे, तो जब तक कि बहुत एक्सपीरियंस और ट्रेंड होम्योपैथ ना हो, तब तक उसको उसका इलाज नहीं करना चाहिए और साइकियाट्रिक हेल्प लेनी चाहिए पेशेंट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, सही समय पे साइकियाट्रिक हेल्प लेना। राइट। बिकॉज जैसे मैं आज सुसाइड के बारे में आपसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जैसे सुसाइडल केसेस होते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक एक बंदा डिसाइड कर लेता है कि मुझे सुसाइड करना है। वो एक फिनोमेना चल रहा होता है। राइट। हाँ। पहले पेशेंट हमेशा एक मॉक सुसाइड करता है, सुसाइड करने की कोशिश नहीं होती, वो दिखावा होता है। कभी कभी वो दिखावे में ही वो उसकी डेथ हो जाती है, बट पहले मॉक सुसाइड होता है। मॉक सुसाइड के बाद रियल सुसाइड आता है। मॉक सुसाइड से पहले जो स्टेज होती है वो आइडिएशन की होती है, सुसाइड के आइडियाज आते हैं। राइट। सुसाइड के आइडिया आ रहे हैं, वहां पे होम्योपैथ बहुत बढ़िया काम कर सकता है। ओके। मॉक सुसाइड पे भी होम्योपैथी का बहुत बढ़िया काम है। लेकिन एक पेशेंट के पास अगर फिक्स्ड प्लान, फिक्स्ड उसके साइकी में फिक्स हो गया सुसाइड, उस समय केवल होम्योपैथी से काम नहीं चलेगा। तब तो काउंसलिंग, साइकियाट्रिक मेडिसिन और अगर आप चाहें तो होम्योपैथी साथ में करें। तो और ये होम्योपैथ को ट्रुथफुल होना चाहिए कि उसको बता देना चाहिए पेशेंट्स के अटेंडेंट को कि यहाँ पे हम काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हमको साइकियाट्रिक हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ओके। तो ये ज़रूरी है, लिमिटेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। मेंटल डिजीजेज में होम्योपैथी कहाँ तक आपको ट्रीट करेगी, ये लिमिटेशन एक होम्योपैथी समझ सकता है और कोई नहीं, उसका कोई गाइडलाइन नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, सुसाइड की बात चल ही रही है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, इज देयर एनी गुड सुसाइड? अमिता मैम, आपने बहुत धीमे से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, वो है गुड सुसाइड की। पहली बात तो ये समझिए कि सुसाइड है क्या। सुसाइड
अगर इंडियन लॉ के हिसाब से चलें तो सुसाइड के 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो किसी की डेथ हो जाना, ओके, दूसरा आइडिया ऑफ डेथ उस व्यक्ति के अंदर से ओरिजिनेट होना, अंदर से निकले, ठीक है, तीसरा वो आइडिया का कोई ना कोई कॉज होना, किसी ना किसी कारण से मर जाना। वो कॉज हो सकता है सुसाइड नोट पे मिले, हो सकता है वो कॉज सुसाइड नोट पे ना मिले। ये सुसाइड की इंडियन लॉ में डेफिनेशन। और इंडिया में 2017 से पहले सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस था। इसका मतलब हो गया कि गुड सुसाइड कुछ भी नहीं था। ओके, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। ये 2017 से पहले की बात है, दफा 306 शायद थी। ओके, 2017 में अप्रैल में जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने मेंटल हेल्थ एक्ट पास किया और इसमें इन्होंने कहा कि सुसाइड इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जो कि बिल्कुल सही किया, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड। जो सुसाइड करने की सोच रहा होता है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा है और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कभी सुसाइड की भावना नहीं आई हो, मेरे मन में भी कभी कभी आई है। मुझे लगता है हर व्यक्ति की जिंदगी में एक बार या 2 बार सुसाइड की एक आइडिया आता है, उसके मन में आता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मैं कई बार आपको कुछ शायरी भी बता देता हूँ। गालिब साहब के बारे में तो मैं शेर सुना ही चुका हूँ। गालिब साहब के 7 बच्चे हुए, 7 बच्चे मर गए। ओके, मुझे नहीं पता। तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े डिप्रेस भी रहे होंगे। तो उन्होंने एक शेर लिखा, घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, फिर उनका इंटेलेक्ट आया बीच में, तो आगे लिखते हैं मर के भी चैन ना मिला तो कहां जाएंगे। तो जिसके दिमाग में सुसाइड की बात चल रही होती है, उसको 2 चीजें होती हैं। उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे चैन मिल जाएगा, राइट। मगर मरने के बाद क्या होगा किसी ने हाँ करके तो बताया नहीं, तो चैन उस तरह है कि नहीं है किसी को मालूम नहीं। दूसरा होता है, और ये बहुत पोटेंट फोर्स होती है सुसाइड की तरफ ले जाने के लिए, पेशेंट को ये लगता है या उस व्यक्ति को ये लगता है कि हम पर्पसलेस हैं, हमारे अंदर कोई होप नहीं रह गई, हम होपलेस हैं, हम इस दुनिया में ट्रैप्ड हैं, और आखिर में ये फीलिंग आती है कि हम दूसरों के लिए एक बर्डन है, एक यूजलेस बर्डन है हम। तो उसको ये लगता है कि हम मरेंगे तो दूसरों के लिए एक अच्छा ही होगा। तो उसको भले ये लग सकता हो कि वो जो सुसाइड कर रहा है वो गुड है, मगर सुसाइड कभी गुड नहीं होता, बिकॉज उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि फ्यूचर में उसके क्या है। और ये जो बात है, इस पे एक पूरी बातचीत छेड़ी जा सकती है, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस। अगर हम फिलोसॉफिकल बात करें तो एक नोबेल प्राइज विनर ऑथर हैं अल्बर्ट कामू, कामस लिखते हैं बट प्रोनाउंस कामू करते हैं, अल्बर्ट कामू। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द मिथ ऑफ सिसिफस। ग्रीक लिटरेचर में सिसिफस जो है एक किंग है जो सबको धोखा दिया है। अच्छा। उन्होंने उस समय के देवताओं को भी धोखा दिया, ग्रीक देवताओं को, मौत को भी धोखा दिया। तो उनको एक सजा मिली, उनको सजा ये मिली कि तुमको अब से लेकर के अनंत काल तक एक पत्थर को पहाड़ी तक ले जाना है, और पत्थर जैसे ही पहाड़ी तक पहुंचेगा तो पत्थर नीचे गिर जाएगा, तो फिर से शुरू हो जाओ। ये वैसे तो मिथ है, लेकिन अगर हम लोग अपनी जिंदगी से इसको
मिला करके देखें तो अपनी जिंदगी में आप देखेंगे हम लोग डे टू डे एक ही से काम कर रहे हैं, एक ट्रेडमिल पे जिंदगी चल रही है। मैं अपनी ही बताऊं, सुबेरे उठता हूं, अखबार पढ़ता हूं, क्लिनिक चला जाता हूं नाश्ता करके, घर आता हूं, हल्की सी एक्सरसाइज करता हूं, टीवी देखता हूं, सो जाता हूं, कभी कभी दोस्तों से मिल लेता हूं, कभी कभी चूंकि अब बिजी हूं कभी कभी लिख या पेंट कर लेता हूं, बट एक नॉर्मल लाइफ है जो चल रही है। मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूं, मुझे लगता है कभी कभी ये एक बहुत बड़ा डैम है, उस डैम के उस तरफ हैप्पीनेस का दरिया है, इस तरफ मैं हूं और भगवान ने मुझको एक छेनी हथौड़ी दे दी है और कहा है कि इस डैम को तोड़ो तो हैप्पीनेस आएगी। जिंदगी इसी में लगी हुई है। तो ये मिथ ऑफ सिसिफस है। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, आप यूनिवर्स से सवाल पूछते हैं, आप ऑर्डर चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप जिंदगी में खुशी चाहते हैं, आप जिंदगी में ये भी चाहते हैं कि हमको हर चीज का जवाब मिले और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन यूनिवर्स इंडिफरेंट है, उससे कोई जवाब आता ही नहीं है। स्पेशली उन लोगों को जो सुसाइड कमिट करते हैं, वो सवाल तो पूछते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता, यही उनकी हताशा का कारण होता है। जिनको जवाब मिलता है वो जिंदगी में अपने कर्म में लगे रहते हैं। और यहीं पे फिलॉसफी के आगे एक चीज आ जाती है, वो है रिलीजन। अच्छा, रिलीजन हमको वो जवाब देता है अगर हम उनको सही तरीके से ढूंढे तो। अगर आप दुनिया में देखें तो दो ही तरह के रिलीजन हैं। एक जिनको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, जिसमें जुडाइज्म आ जाता है, जिसमें क्रिश्चियनिटी आ जाती है, जिसमें इस्लाम आ जाता है। इस रिलीजन की खासियत ये है, इसमें ये मानते हैं हम कि हमारा भगवान हमसे अलग है। हमारा भगवान एक हायर ग्राउंड पे है, उसकी एक जन्नत है जिसका वो राजा है, इस दुनिया का वो राजा है। और उसने हमको कमांडमेंट्स दिए, जीने का तरीका बताया है। अगर हम उस जीने के तरीके को फॉलो नहीं करते हैं तो हम सिन करते हैं। अगर हम उस जीने के तरीके को फॉलो करते हैं या भगवान को या अल्लाह को या गॉड को खुश करते हैं तो हमको जन्नत नसीब होगी। ये द्वैतवाद जो हम लोग हिंदू, जिसको हम लोग हिंदू में द्वैतवाद कि भगवान अलग है, भगवान अलग है और हम भगवान के गुलाम, ये द्वैतवाद है। ये अब्राहमिक रिलीजन की खासियत है। और सारे अब्राहमिक रिलीजन में ये लिखा गया है कि सुसाइड गलत चीज है। अच्छा। क्रिश्चियनिटी कहती है लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, यू शुड नॉट स्क्वेंडर इट। इस्लाम में स्पष्ट कहा गया है कि सुसाइड हराम है। हराम मतलब कि वो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप सुसाइड कमिट करते हैं तो आप गलत काम करते हैं। ये एक बहुत पोटेंट फैक्टर है जो कि आदमी को रोकता है सुसाइड करने से। अच्छा। मेरी क्लिनिक में भी मैंने देखा है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि रोते हुए कहते हैं कि मेरा सुसाइड करने का मन करता है, और फिर ये कहते हैं लेकिन ये हमारे रिलीजन में हराम है। तो वो सुसाइड नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजन उनको रोक रहा है। जो हमारा रिलीजन है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में द्वैतवाद भी है और अद्वैतवाद भी है। अद्वैतवाद क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमारा ब्रह्म हमारे अंदर ही है। तो हमारे रिलीजन में अगर किसी को सुसाइड की भावना आती है तो वो रिलीजन उसको रोकता है, पर अलग तरीके से। वो ये कहता है आंसर ढूंढो, जब आंसर ढूंढोगे तो तुम्हें जीने का पर्पस मिल जाएगा। और द हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ आपको तभी मिलेगा जब आप उसको ढूंढोगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जब वो गहरा पानी क्या है? वो आपका मन, आपका मानसी है जो कि गहरा पानी है, जिसके अंदर आप जितना जाएंगे उतना आपको पर्पस ऑफ रिलीजन मिलेगा, पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा।
और जब आप उस पर्पस के लिए कर्म करना शुरू कर देंगे तो फिर सुसाइड और नेगेटिव भावनाएं आपके अंदर नहीं आएंगी, ये पक्की बात है। और यहीं पे श्री कृष्ण की एंट्री हो जाती है। आपके हथियार जहां पे गिरे होते हैं, जब आप उनके थॉट प्रोसेस पे चलना शुरू करते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अगर तुम अपना कर्म कर रहे हो और कर्म का रिजल्ट मुझ पे छोड़ रहे हो तो तुम्हें और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात है, इसको फॉलो करने पे ही आदमी इससे बाहर निकलता है। सही। फिर गुड सोसाइटी में एक क्वेश्चन और आता है। हमारे यहाँ जैन धर्म है। जैन धर्म अद्वैतवाद मानता है, लेकिन जैन धर्म में एक परंपरा है जिसको संथरा कहते हैं। अच्छा। संथरा वो परंपरा है जिसमें कि एक समय आता है जब एक व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मुझे अब और जीना नहीं है, और तब वो खाना और पीना छोड़ देता है और अपनी डेथ को अवेट करता है एंड फाइनली डेथ कम्स। तो संथरा की परंपरा को लोग ये सोचते हैं कि ये एक रिलीजियस सुसाइड है, मगर ऐसा है नहीं। उस परंपरा के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके बड़े बंधन हैं और उसके बड़े बड़े कर्मकांड हैं जिसको फॉलो करके ही आप उसको, वो सबके लिए अलाउड नहीं है। अच्छा। तो उसको लोग अक्सर यूथनेसिया से कनेक्ट करते हैं, बट इट इज नॉट सो। अच्छा, ओके। तो चॉइस ऑफ डेथ इज नॉट योर्स, चॉइस टू लिव योर लाइफ एज यू वांट इज योर्स। ये एक बात तो दिमाग में रहनी चाहिए। फिर एक तीसरी बात आती है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गुड सोसाइटी आप मान सकते हैं वो है देश के लिए जान दे देना। अभी एक पिक्चर आई है 21, उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि एक यंग लड़का जो 21 साल का है, उसके सुपीरियर उसको कमांड देते हैं कि तुम वापस आ जाओ, टैंक छोड़ दो, पर वो टैंक नहीं छोड़ता है और बलिदान हो जाता है। नाउ वॉर जोन में जो इस तरह के सुसाइडल वो होते हैं, वो नॉर्मल लाइफ में अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वॉर जोन में जो कन्फ्लिक्ट में जो लोग होते हैं उनका माइंड इंटेलेक्ट से काम नहीं कर रहा होता है, उनका माइंड, लोअर माइंड इमोशन से ही चल रहा होता है, और वो इमोशन बेस्ड डिसीजंस होते हैं। तो वो चूंकि इंटेलेक्ट गाइडेड नहीं है तो उसको आप गुड सुसाइड का नाम नहीं दे सकते, उसको आप बलिदान कह सकते हैं, सैक्रिफाइस कह सकते हैं, बट आप उसको सुसाइड नहीं कह सकते। सो वॉर जोन में जो डेथ्स होती हैं, जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, इट इज सैक्रिफाइस नॉट सुसाइड। ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए कोई भी आदमी जो सुसाइड के बारे में सोच रहा हो, पहली बात तो वो इन सब पैरामीटर्स को अपने अंदर सोचे और अपने को ट्रैप्ड और बर्डन ना फील करे कि दूसरों पे बर्डन है ना। सुसाइड से किसी का भला नहीं होता। जो जाने वाला चला जाता है, उसके पीछे जो लोग छूट जाते हैं, उनकी बची खुशी जिंदगी शायद यही सोचने में बीत जाती है कि हमने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया। सो उनकी मेंटल हेल्थ तो खराब हो जाती है ना। बिल्कुल तो कोई गुडनेस नहीं है सोसाइटी में। दिस इज माय आंसर। आई गॉट इट। जैसे सर आपने बोला कि डेथ की आपकी चॉइस नहीं है, जैसे जीवन की आपकी चॉइस नहीं है कि आपको आना था, आप आए हो, आपके पेरेंट्स ने चॉइस ली हो, मे बी आपके पेरेंट्स की चॉइस है कि आप आओगे, तो आपको आना था। तो डेथ की चॉइस आप अकेले लेके अगर निकल जाओगे तो पीछे कुछ लोग हैं बिल्कुल जो आपको लेके आए हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है शायद वो नहीं सोच पाते। जो आजकल के जमाने में हो गया है, मैं अपने बचपन से रिलेट करता हूँ। माता पिताजी से बहुत मार पिटती थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत शैतान था, बहुत मार पिटती थी। एक बार भी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि मर जाएंगे, बिकॉज हम लोग के साइकोलॉजी में सुसाइड वाज नेवर एन ऑप्शन। अब क्या हो गया है कि बच्चों के लिए सुसाइड एक ऑप्शन हो गया। अभी एक अखबार में खबर छपी थी 15 दिन पहले कि एक क्लास 11th का बच्चा, वो अपने
फादर से उसने एप्पल के फोन की डिमांड करी, फादर ने मना कर दिया और वो छत से कूद गया, सुसाइड कर लिया। तो कैसे सुसाइड बच्चों की साइकोलॉजी में एक ऑप्शन बन गया है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और कैसे ये ऑप्शन दूर होगा, ये भी मैं नहीं जानता, मगर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में खुल के बात तो बात करने की बहुत है। बिल्कुल। सर, होम्योपैथी के अंदर एक इमोशनल हीलिंग में कितना टाइम लग सकता है? किसी भी व्यक्ति की हीलिंग में कितना टाइम लगेगा वो उस पर्सन पे डिपेंडेंट है। अच्छा। इमोशनल हीलिंग का ये कोई जिसको कहने जी बुखार तो है नहीं कि वो 3 दिन में चला जाएगा या हम ये प्रेडिक्ट कर दें। ये टाइम कितना लगेगा, ये अगेन जब आप पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर कोलैबोरेट करते हैं तो उस पर डिपेंडेंट, पेशेंट कितना आपकी सुनता है, पेशेंट को आप कैसे गाइड कर पाते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। बच्चे जो मेरे पास आते हैं, जो जिनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चों को लेकर के आए होते हैं, उनको अगर हम अप्रॉक्सीमेट टाइम बताएं तो 1 साल से 1.5 साल लग जाता है उनको सही रास्ते पे लाने में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक बार लैंडमार्क जो हमारे यहाँ होटल है, वहाँ पे एक साड़ी की एग्जीबिशन लगी जिसमें इंडिया भर के वीवर्स की, ओरिजिनल वीवर्स की वर्क को वहाँ पे सेल पे लगाया गया। मेरी वाइफ डॉक्टर प्राची डॉक्टर हैं, लेकिन वाइफ भी हैं वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? नहीं, वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, कॉस्मेटिक स्किन की डॉक्टर है वो। तो चूंकि वो लेडी हैं तो साड़ी खरीदने का उनका मन किया, तो हम और हमारी वाइफ वहां पे पहुंचे। साड़ियां देख रहे थे, तभी एक लड़का भागा भागा आया। लड़का था मतलब 26-27 साल का लड़का। उसने मेरे पैर छुए, मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब आप तो मुझे पहचाने नहीं होंगे, पर मैं जब क्लास 10th में था तो मैं आपके पास आया था, मेरी माँ मुझे लेकर के आई थी, मैं नहीं आना चाहता था, मैं फेल हो गया था 10th में। अच्छा। और मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज थी और चूंकि मैं पढ़ता नहीं था तो वो मेरे पास लेकर के आई थी। और मेरी माँ ने आपसे ये कहा था, उसको कितनी विविडली याद था, मेरी माँ ने आपसे ये कहा था कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, और आपने हंसते हुए जवाब दिया था, इस उम्र में तो मैं भी नहीं पढ़ता था। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि कोई बंदा है जो कि मेरे मन को समझ रहा है। फिर आपने मेरी काउंसलिंग करने के बजाय मेरी माँ की काउंसलिंग करी थी कि नंबर से क्या होता है, पोजीशन से क्या होता है, बच्चे को सक्सेसफुल होना चाहिए लाइफ में। और आज ये एग्जीबिशन मेरी ही लगाई हुई है। तो वो एक ऐसा दिन था कि मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा कर पाया जिंदगी में। एक लाइफ तो चेंज हुई, और केवल उस बच्चे की लाइफ नहीं चेंज हुई, उसकी मदर की भी लाइफ चेंज हुई। उसने मेरी बात को समझा। उसकी मदर ने नंबर का प्रेशर देना बंद कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक लेडी मेरे पास आई, वो लेडी उसका बच्चे का इलाज करा रही है। उस बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत रेयर होती है, उसको ओरोफेशियल डिस्टोनिया कहते हैं। अच्छा। मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है बैठे बैठे अपने आप। अच्छा, ओके। और उस बच्चे का इलाज मैं बचपन से कर रहा हूँ, अब वो ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है। अच्छा। उनकी एक बेटी भी है। उनकी बेटी इस समय एडोलेसेंट है और वो पढ़ करके वो किसी हॉस्टल में है। अच्छा। बेटी घर में आई और बेटी में और उसके भाई में दोनों में झगड़ा हुआ, तो बेटी ने हिंदी की शुद्ध गालियां बकना शुरू कर दी। मदर उसकी शी वाज टेकन अबैक कि मेरी बेटी जिसको मैंने इतने संस्कार से पाला, ये ऐसी शुद्ध गालियां बक रही है। वो मेरे पास आई रोते रोते अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों को नहीं लाई थी। अच्छा।
अब उसको ये डिप्रेशन था कि मैंने अपने बच्चों को, आप मुझे इतने दिनों से जानते हैं, मैं अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए, मेरी बेटी ने आज ऐसी गाली बक दी। तो मैंने उसको बताया ये समय ऐसा है, ये कलयुग है, जो पहले लड़के करते थे अब लड़कियां भी करती हैं। तो थोड़ा तो मुस्कुराहट आई उसके दिमाग में। फिर मैंने उससे कहा कि आप अपनी बेटी को ये समझाइए, ये ना समझाइए कि गाली ना बके, वो तो अब उससे बात आगे निकल चुकी है। अब उसको ये समझाइए कि तुमको ये समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे तुम ये बोल सकती हो, कहाँ नहीं बोल सकती हो। और ये फैक्ट है। और मैंने उससे ये भी कहा कि अब नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो आप और आपके दोनों बच्चों को लेकर के आइएगा मेरे पास। दोनों बच्चे मुझे बचपन से जानते हैं, मेरे को समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ, मैं उनको अपने हिसाब से समझा लूंगा। अब आप इससे अलग हट जाइएगा। तो एट अ सर्टेन लेवल पेरेंट्स को एक स्टेप बैक भी लेना पड़ता है, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति जो कि समझता हो चीजों को, वो चीजों को अपने हिसाब से गाइड कर सके। सही बात है, क्योंकि जमाना बदल गया है, बच्चों को भी अलग तरीके के डिफरेंट एक्सपोजर मिल गए हैं। आपने कितने भी वैल्यूज पहले दिए हो, पर बच्चा जब उस एनवायरनमेंट में जाता है तो बहुत सारी चीजें सीख लेता है इस तरीके की। देन मुझे लगता है पेरेंट्स को भी हम लोग जब बच्चे थे तो ये सब बातें हम लोगों ने भी करी, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नहीं करी। और जो ये कहता है कि उसने नहीं करी, वो मेरे ख्याल में झूठ बोलता है। नहीं ऐसा आप पता नहीं झूठ बोलते हैं, या कई बार क्या होता है कि कुछ लोग की लाइफ में इस तरीके का एक्सपोजर हुआ नहीं होता, या वो इतना डरते हैं उनको करने में, वो अपने सोसाइटल कंडीशनिंग उनकी ऐसी होती है कि वो उस डर में ही नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे रीजन है। देखिए, गाली होना तो एक अलग चीज होगी, सिगरेट और शराब की ले लीजिए। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, पूरा मेडिकल कॉलेज बीत गया, मैंने एक बूंद शराब नहीं पी। मेरे 6 फ्रेंड्स से 6 ने एक बूंद शराब नहीं पी। अच्छा, okay. आज मेडिकल कॉलेज में ऐसे बच्चे ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे जिन्होंने शराब ना पी और शराब पीते ना हो। इसका कारण है, उस समय शराब की एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं होती थी, आज शराब की एग्रेसिव मार्केटिंग होती है। हमारे बचपन में तो ऐसा कभी नहीं होता था कि कॉकटेल होती थी शादी में, अब हर शादी में कॉकटेल होती है। दिस इज द चेंजिंग टाइम्स। सही बात है। हर पार्टी में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि शराब होगी, अगर शराब नहीं होगी तो पार्टी बेकार, सूखी पार्टी होगी। आजकल तो कितना चेंज आ गया है। पहले हमारे टाइम पे तो इतना कॉमन नहीं था गर्ल्स का लेडीज का पीना, और ये एक्सेप्टेबल नॉर्म नहीं था। आजकल तो बहुत एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में आ गया। केवल एक्सेप्टेबल हो गया है, बल्कि ये अगेन ये इस चीज से जुड़ गया है कि अगर आप, इफ यू आर अ फ्री स्ट्रॉन्ग वुमेन, देन यू मस्ट ड्रिंक एंड यू मस्ट स्मोक, एंड यू मस्ट आल्सो यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को शो अप करने के लिए, अपने पीयर्स में जो फोमो की एक होती है कि आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, मैं स्ट्रांग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे अंदर भी वो बात है, तो आप उसकी वजह से भी करते हो। तो ये चीज आपने पूछा था ना मुझसे, ओवर द इयर्स क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं तो एक सोशल कमेंटेटर भी बन गया हूँ इतने सालों से, क्लिनिक में बैठे बैठे जो देख रहा हूँ। तो एक ये भी मेजर चेंज आया है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सिगरेट पीने लगे और शराब पीने लगे और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगे। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर सामने कोई बात आए तो आप फियर्सली और इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर सकें। वो चीज अब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई है। अगेन सोसाइटी को डिसाइड करना है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इंडिपेंडेंस को भी डिफाइन होने की बहुत है। मैं आपको बताऊं, अल्कोहल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अल्कोहल, लोग समझते हैं कि अल्कोहल इज अ रिक्रिएशनल ड्रिंक। आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं, आपने शराब पी ली, आपके घर में खुशी है, आपने शराब पी ली, आपका दिल टूट गया, आपने शराब पी ली, है ना। लेकिन अल्कोहल इज अ ड्रग, इट इज अ वेरी पोटेंट ड्रग, जो आपको मजा तो देती है लेकिन आपके दिमाग की वर्किंग को कम कर देती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं। अल्कोहल को सब्सटेंस अब्यूज में माना जाता है। राइट।
सब्सटेंस अब्यूज में अल्कोहल इज द नंबर 1 सब्सटेंस जिसका अब्यूज होता है इंडिया में, और वो सुसाइड करने की जो चाहत होती है उसको 10 गुना बढ़ा देता है, 10 टाइम्स. सो अल्कोहल इज नॉट अ गुड थिंग. एक्चुअली में फिलाडेल्फिया में एक लॉ पास हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्कोहल को कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए. गांधी जी ने तो बहुत पहले कहा था. हाँ सर, पर कंप्लीट बैन आप किसी चीज का नहीं कर सकते, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज किसको क्या करना है वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है. राइट. मगर हाउ टू कर्ब अल्कोहलिज्म, ये एक अगेन स्टेट के लिए क्वेश्चन है. ये केवल और केवल इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात नहीं है. स्टेट को इसमें कभी ना कभी इंटरवीन करना पड़ेगा, और कंप्लीट बैन इज नॉट सोल्यूशन. एक सोल्यूशन जरूर है, वो ये है कि एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ अल्कोहल शुड बी स्टॉप्ड. सो ट्रू सर. मैं ना यही कहने वाली थी, मैंने ये देखा है कि अल्कोहल को लेकर के कुछ बिलीव ऐसे फॉर्म कर दिए गए हैं कि एक आध पैक में कोई बुराई नहीं है. मतलब कई बार मैं डॉक्टर्स को भी इस तरीके से पेशेंट्स को बोलते हुए देखती हूँ. वेरी ट्रू. आपने जो बात कही है ये एकदम सही है. ये एक मिसकंसेप्शन है कि 3 पैक अगर आपने हफ्ते में पी लीजिए आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा. हाँ बिल्कुल. ये कतई गलत है. हार्ट आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपको बीमारियां लगेंगी. आपका अल्कोहल का नशा तो नंबर 2 होता है. अल्कोहल का स्वाद होता है जो आपको एडिक्ट बनाता है, और उस स्वाद के अगर आप एडिक्ट हो गए तो लिवर जाएगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जाएगी, आपकी वर्क कैपेसिटी जाएगी, और आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी भी जाएगी. हम लोग की पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ था, अल्कोहल गिव्स यू द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस. तो कितनी भी शायरी आपने पढ़ ली हो अल्कोहल के लिए, कितना भी गम गलत करना हो आपको, कितनी भी खुशी बांटनी हो, और तरीके हैं, अल्कोहल को छोड़ ही दीजिएगा. अच्छी चीज़ नहीं है. एक बार मुझे याद है सर, मैं उसका जावेद अख्तर का इंटरव्यू देख रही थी, वो अल्कोहल के ऊपर ही बात कर रहे थे. तो ही सेड कि अल्कोहल वो चीज़ है जो विद द टाइम बढ़ती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसके ऊपर स्टॉप लगाना नहीं जानता है. वो एक एडिक्शन की तरह जैसा होता है, ये पता है, हम पता है. जैसे आप दूध का एक गिलास आज पी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 4-5 साल के बाद आप 2 या 4 दूध के गिलास पीने लगोगे. लेकिन अल्कोहल ऐसी चीज़ है, आज आप 1 गिलास पी रहे हो लेकिन श्योरली कुछ टाइम के बाद आप 2 में आ जाओगे, क्योंकि वो आपका जो आपको किक देता था 1 गिलास, वो अब किक नहीं देगा. अब वो 2 गिलास में आएगा, फिर 4 गिलास में आएगा, और धीरे-धीरे वो बढ़ता चला जाएगा. बिल्कुल सही बात है. अल्कोहल मैंने भी पी करके देखा है. 15 मिनट का नशा होता है, बाकी बकवास. लोग क्यों पीते हैं मुझे समझ में नहीं आता. एक चीज जो मैं जानना चाहती हूँ, प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी. लोग बोलते हैं कि ये एक मीठी गोलियां हैं, इनका एक्चुअल इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप ये लेते हो और आप ये सोचते हो कि आपने दवाई ली है तो आप उससे ठीक हो जाते हो. तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये अक्सर सवाल आता है, इसके 2 जवाब मैं देना चाहूँगा. पहला तो ये कि अगर प्लेसिबो इफेक्ट्स हैं, यूट्रस की गांठ ठीक हो जाती है, किडनी की पथरी निकल जाती है, ब्रेस्ट की गांठ ठीक हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है, तो फिर सबको प्लेसिबो इफेक्ट पे ही काम करना चाहिए. मेडिसिन सारी हटा दीजिए. लेट अस ऑल वर्क ऑन प्लेसिबो इफेक्ट. सो ट्रू सर, सो ट्रू. तो मैं तो अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में ये कतई मानने को नहीं तैयार हूँ कि होम्योपैथी इज ओनली प्लेसिबो इफेक्ट. होम्योपैथी में फिक्स्ड डिजीज जैसे कि गांठें, जैसे कि स्टोन्स, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये ठीक होते हैं. और मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं इसको प्रूव करने के लिए. और भी होम्योपैथ रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं. एक बॉडी ऑफ एविडेंस है जो कि ये बताता है कि ये सारी चीजें होम्योपैथी से ठीक होती हैं. और अब तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, RCTs, जो कि जिसको कहना चाहिए दे आर द हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उससे भी ये इंडिया में तो कम से कम प्रूव होने लगा है. इंडिया में इसलिए प्रूव होने लगा है ज़्यादा
क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बैकिंग, वर्ल्ड में अगर कोई भी गवर्नमेंट है जो कि होम्योपैथी को बैक कर रही है सबसे ज्यादा, तो वो इंडियन गवर्नमेंट है। तो रिसर्च के एविडेंसेस सामने आने लगे। जब रिसर्च के एविडेंसेस सामने आने लगे हैं तो ये प्लेसिबो इफेक्ट अपने आप में क्रैश हो जाता है। एक समय ऐसा था जिस समय लैंसेट, जो कि बाइबल ऑफ ऑल द मेडिकल जर्नल्स होती है, उसमें एक आर्टिकल निकला था अ फ्यू इयर्स अगो। उसका टाइटल था इज होम्योपैथी अ विच क्राफ्ट। अच्छा, ओके। यानी कि होम्योपैथी को ऑकल्ट उन्होंने बता दिया था। देखिए, होम्योपैथी विच क्राफ्ट नहीं है, पर होम्योपैथी राज विद्या है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्या और राज विद्या में अंतर क्या होता है। ओके। विद्या होती है वो जो कॉमन नॉलेज है जो कि हम लोग गेन करते हैं इन आवर इंस्टीट्यूशंस। उसमें भी अपने यहाँ संस्कृत में कहा गया विद्या विनय दिदमम, यानी कि जिसको विद्या प्राप्त हो उसके अंदर विनय आ जाना चाहिए, उसको झुक करके बात करनी चाहिए। इसका उल्टा होता है, विद्या से घमंड आता है। और आजकल मेडिकल जो साइंस है, जो मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस है, उसमें ये घमंड देखने को मिलता है। उनका ये कहना है कि जो भी कुछ है मैं हूं और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स एग्जिस्ट। ऐसा होता नहीं है, ऐसा है भी नहीं। जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो डॉक्टर्स होते थे, हीलर्स होते थे, वैद्य होते थे, वो लोगों के इलाज ही तो करते थे। तो ये कह देना कि केवल प्लेसिबो इफेक्ट है होम्योपैथी, ये गलत है। होम्योपैथी इफेक्ट करती है, धीमे धीमे प्रूव होता जा रहा है। एक दिन बॉडी ऑफ एविडेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि मेडिकल साइंस को भी ये मानना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर मुझसे कोई पूछे तो इमरजेंसी मेडिसिन में मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसका कोई भी सप्लीमेंट नहीं है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल जाना चाहिए, एक आईसीयू जाना चाहिए, एक मेडिकल सेंटर जाना चाहिए। एक्यूट डिजीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस काम करती है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक्यूट डिजीज में भी सारे डिजीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस काम नहीं करती है। जब एंटीबायोटिक्स आए, जेनर ने जब एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया, तब ऐसा लगा कि सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मेडिकल साइंस को ये लगा डिसडेन कि कुछ नहीं, अब तो हम सारी बीमारियों को खत्म कर देंगे। आज की तारीख में एंटीबायोटिक्स फेल करने लगे हैं। वी हैव सुपर बग्स। सुपर बग्स, दुनिया में किसी को मारना बहुत मुश्किल है। आप ये सोचें, स्मॉल पॉक्स को छोड़ दें और पोलियो को ले लें, तो इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो खत्म हुई है। क्यों? क्योंकि आप किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जिंदगी अपने को बचाने का रास्ता ढूंढ लेती है। जो बैक्टीरिया था उन्होंने भी ढूंढ लिया, सुपर बग्स तैयार हो गए। अब आप नई हाई एंटीबायोटिक्स लाइए, ये खेल कब तक चलेगा देखते हैं। सही है, सही है। आजकल डायरेक्शन ही गलत है, एंटीबायोटिक्स को भी आजकल अवॉइड करने की गलत है। आपको इंसान के इम्यून सिस्टम को बेटर करने की जरूरत है। जब इंसान का इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो वो बीमारियों से लड़ पाएगा, और यही होम्योपैथी का मोटो है। आपको आश्चर्य होगा जान करके, जो सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने की होम्योपैथी डिस्कवर करी, वो उस जमाने के एलोपैथ थे, एमडी थे, डबल एमडी थे वो। और ये जो आप एलोपैथी होम्योपैथी आजकल क्लासिफिकेशन सुनते हैं, ये नामकरण उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, ओके। जी, उनका ये कहना था कि एलोपैथी वो चीज है जब आप किसी बीमारी को ठीक करें
बीमारी कहीं हो और ठीक करने का तरीका कुछ और हो। जैसे कि आजकल होता है, ये गांव में आप देखेंगे कि किसी के शियाटिका की प्रॉब्लम है तो वो काट करके गंदा खून बहाते हैं, कहते हैं ये काला खून निकल जाएगा, शियाटिका ठीक हो जाएगा। हाँ, कई आश्रम में आजकल होने लगा लीच लगा देते, लीचिंग हाँ, कहते हैं। हाँ, राइट राइट। इसको हैनीमैन ने कहा ये एलोपैथी है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि एक और तरीका है बीमारी से लड़ने का, एंटीपैथी। डायरिया हो रहा हो, डायरिया को रोकने की दवा दे दूं, एंटी डायरियल हो गई। एसिडिटी बन रही हो, एंटी एसिड दे दो, एंटासिड दे दो, एसिडिटी खत्म हो गई। किसी इंसान को एलर्जी हो रही हो, एंटी हिस्टामिनिक दे दो, एंटी एलर्जिक दे दो, एलर्जी। पर उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जब आप एंटीपैथी करते हैं तो वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए फायदा मिलता है, राइट। उसके बाद फायदा आना या तो बंद हो जाता है या साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको दवा रोकनी पड़ जाती है। ये 250 साल पहले की बात है, उनका ऑब्जर्वेशन। आज की तारीख में देखिए तो कितना सही है। फिर उन्होंने कहा कि एक तीसरा तरीका है काम करने का, वो है होम्योपैथी। जैसे बीमारी के लक्षण हो, अगर दवा ने नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पे वैसे लक्षण निकाले हों तो आप उसको कंपेयर करके दवा दीजिए, जिसका कि सिद्धांत ये है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्यूर्स लाइक। अच्छा। जैसे कि आयुर्वेद में एक सूक्ति दी गई, विषस्य विष औषधम, जहर का इलाज जहरी है। मगर उतना नहीं कि जितना जहर खाया था उतना ही जहर देना, उसको कम मात्रा में देना होगा। कितनी कम मात्रा में? उसको आप डाइल्यूट करते जाइए, डाइल्यूट करते जाइए, डाइल्यूट करते जाइए, तो वो दवा बन जाता है। जहर को डाइल्यूट करते जाइए, डाइल्यूट करते जाइए, डाइल्यूट करते जाइए, तो एक समय बन जाएगा वो दवा। जैसे कि होम्योपैथी में हम सांप के जहर को यूज करते हैं, लैकेचिस नाम की दवा यूज करते हैं, वाइपरा नाम की दवा यूज करते हैं, ये सब स्नेक के वेनम से बनी हुई है। अच्छा, ओके। मगर जो दवा दी जाती है आपको, उसमें स्नेक के वेनम का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वो इतनी डाइल्यूटेड और शेकिन होती है, जिसको हम लोग पोटेंटाइजेशन कहते हैं। इट इज नॉट ओनली डाइल्यूशन बट शेकिंग, वो फिनोमेना होता है जिसमें कि क्या होता है वी डोंट नो। यही साइंटिफिक ग्रे जोन है जिसकी वजह से होम्योपैथी को लोग नहीं मानते। अच्छा। कि क्या शेक करने से दवा में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट करने से क्या हो जाएगा, जब उसके अंदर मॉलिक्यूल ही नहीं है। अब अगर हम 30 पावर की दवा देते हैं होम्योपैथी को, किसी को 30 पोटेंसी की दवा देते हैं, तो 10 टू द पावर -30 हो गया, उसको मैथमेटिकल अगर उसका आप वो बनाए। और अवागाद्रो लॉ कहती है 10 टू द पावर -23 के ऊपर मॉलिक्यूल रहता ही नहीं है। तो साइंस ये कहती है, मेडिकल मैन ये कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो दवा असर कैसे करेगी। इसीलिए प्लेसिबो कहते हैं। मगर यहाँ पे एक सवाल आता है बहुत इंटरेस्टिंग, क्या आप इमोशंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं? आप इमोशंस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ऑब्वियसली। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक इंसान है जिसके अंदर हमने एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया। तो जब हमने एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया, जो कि एक एड्रिनल हार्मोन है, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। उसका मुंह सूखा, उसको प्यास लगी, उसको पसीना रुक गया, उसकी आंखें डायलेट हो गई। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, ये एड्रेनलिन के इंजेक्शन से आता है। ठीक है। अब हम और आप यहाँ बैठे हैं और यहीं पे सांप आ जाए या शेर आ जाए, तो जो सारे एड्रेनलिन के रिस्पॉन्स हैं, वही स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगा। राइट। अब कोई मॉलिक्यूल तो नहीं हिला, लेकिन चेंजेस आ गए। तो ये कह देना कि बिना मॉलिक्यूल के बॉडी में चेंजेस आ नहीं सकते, ये गलत है। होते हैं। क्यों होते हैं, साइंस अभी नहीं जानती।
इसीलिए साइंस अभी ये भी नहीं जानती कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, और यही साइंटिफिक ग्रे एरिया है जिसकी वजह से होम्योपैथी को अक्सर निगेट कर दिया जाता है। बट द एविडेंस इज माउंटिंग, द एविडेंस ऑफ द इफेक्ट एंड क्योर्स ऑफ होम्योपैथी इज माउंटिंग। अगर होम्योपैथी प्लेसिबो होती, काम ना करती होती, तो 250 साल से जिंदा कैसे होती, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेडिकल थेरेपी इन द वर्ल्ड कैसे होती। सो ट्रू सर, हमारे भी अपने एविडेंसेस है, जैसे आप मैंने बोला सर हम फैमिली डॉक्टर है, तो आई हैव सीन दैट। इसको साइंस एनेक्डोटल एविडेंस मानती है। एक केस में फायदा आ जाना ये एनेक्डोटल है। अच्छा, 100 केस में फायदा है तो ये माना जाएगा कि ये एविडेंस है। तो जैसे मैं किडनी स्टोन पे काम करता हूँ, किडनी स्टोन निकल जाते हैं, तो मेरे पास केवल 1 या 2 केस नहीं है, मेरे पास हजारों की मात्रा में रिकॉर्डेड केसेस हैं। फैटी लिवर के बारे में कहा जाता है कि फैटी लिवर प्रोग्रेसिव बीमारी है, ठीक नहीं होती। ज्यादातर एलोपैथी में लोग उसके लिए जो दवा लिखते हैं वो ली52 लिखते हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है। अच्छा, ली52 इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि वो कहते हैं कि एलोपैथी में तो साहब इसकी कोई दवा है। होम्योपैथी में मेरे पास 50+ रिकॉर्डेड केसेस हैं जिसमें कि नॉट ओनली फैटी लिवर बल्कि सिरोटिक लिवर, जो कि एडवांस लिवर डिजीज होता है, वो नॉर्मल आ गया। नाउ दिस इज एविडेंस, दिस इज नॉट एनेक्डोटल, किसी एक इंसान का नहीं है, कई लोगों का है, अलग अलग एज ग्रुप का है। तो ऐसे ओवर द इयर्स मैंने अलग अलग केसेस की जो एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करके रखा है। एंड आई विश बाय द टाइम आई एंड माय प्रैक्टिस मैं होम्योपैथिक वर्ल्ड को उसके पॉसिबिलिटीज और उसके लिमिटेशंस बता पाऊँ। आई गॉट सर। अभी हम हमारी कन्वर्सेशन मेंटल हेल्थ को लेकर के चल रही थी, तो उसका एक क्वेश्चन मैं आपसे जस्ट पूछना चाहती हूँ। आई एम जस्ट बीइंग क्यूरियस टू नो सर, आपने कभी फेस किया है किसी मेंटल हेल्थ का चैलेंज? या मैं दर्द को इसीलिए जानता हूँ क्योंकि दर्द मैंने सहा है, और जिसने दर्द सहा होता है वही दर्द समझ सकता है। ये बात तो पक्की है। घायल की गति घायल जाने। सही, बिल्कुल सही सर। मैं जब यंग था, क्लास 10th में, तब मुझे व्हाइट स्पॉट्स होना शुरू हुए। आज जो ये आप गोरा चिट्टा चेहरा देख रही हैं, वो एक्चुअली में डीपिगमेंटेड चेहरा है। मुझे व्हाइट स्पॉट्स थे, जिसको विटिलिगो कहा जाता है, और इंडिया में विटिलिगो एक छूत की बीमारी के बराबर माना जाता है, जो कि वो होता नहीं है। आई नो, आई कैन। आयुर्वेद में उसको कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ कहा गया है। तो श्वेत मतलब व्हाइट, कुष्ठ मतलब कोढ़। तो उसको व्हाइट कोढ़ की वजह से क्या शहर हो, क्या गांव हो, हर जगह व्हाइट स्पॉट, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा को एक छूत की बीमारी समझा जाता है। हमारे तो फैमिली डॉक्टर थे, हमारे घर में काफी डॉक्टर थे, तो हमारे यहाँ कम से कम उसको छूत की बीमारी तो नहीं समझा जाता था। मगर हर मदर फादर की तरह मेरे मदर फादर को भी कंसर्न रहती थी, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। मुझको अपनी अलग कंसर्न थी। मुझको अलग कंसर्न ये थी कि क्या मैं कभी अपनाया जाऊंगा, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मरीज मुझसे कह देगा डॉक्टर साहब आप तो बीमार हैं और आप हमारा इलाज क्यों कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी मरीज ने आज तक ये नहीं पूछा। ये जरूर पूछा लोगों ने, क्या आपकी बीमारी का कोई इलाज आपको नहीं मिला, जिसका जवाब मैंने उन्हें दिया कि जब मेरे को ये बीमारी थी तब मैं अपना इलाज तो नहीं कर रहा था, मैं पढ़ ही रहा था। तो डॉक्टर्स फील्ड, मगर वो जो प्रोसेस था लाइफ का, वो जो समय था यूथ का, उस यूथ के समय में जो दर्द झेला, उसने मुझे शायर बना दिया। बड़ी किताबें लिखी, बड़ी पोएट्री लिखी। दर्द को ही दवा बना लो। दर्द वो लिखा ही गया है कि वो दर्द का हद से बढ़ जाना ही दर्द का दवा हो जाना। तो लिखते गए, पेंटिंग करने वगैरह का शौक था, अपने को एक्सप्रेस करते रहे, एक्सप्रेस करना नहीं छोड़ा कभी। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर बताऊंगा, जो लोग दर्द के फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे रूबरू बात कर पा रहा हूं, कि कितना भी दर्द हो, कितना भी लोग आपसे कहें कि तुम नाकारे हो, नाकाबिल हो,
तुमको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो दिल है उसको बहुत सुंदर होने की जरूरत है, और दिल सुंदर तभी होता है जब दूसरों को आप माफ कर देना शुरू कर देते हो। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि उन्हें माफ कर दो, उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। जो लोग तुमको नीचा दिखा रहे हैं, तुम उनको माफ कर दो, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो। तुम्हारे ऐसा न तुमसे पहले कोई इस कायनात में आया था, और तुम्हारे बाद तुम्हारे ऐसा कोई इस कायनात में नहीं आएगा। यू आर ए यूनिक इंडिविजुअल। तुम कभी भी इस दुनिया में इसलिए नहीं जाने जाओगे कि तुम कैसे दिखते थे, तुम इसलिए जाने जाओगे कि तुमने लोगों के साथ क्या किया, लोगों के साथ तुम कैसे रहे, और तुमने इस दुनिया में जो ऊपर वाले का दिया हुआ पोटेंशियल था उसको पूरा रीच किया कि नहीं किया। एक बहुत बढ़िया शेर सुनाता हूं। शेर यूं है, दिखाई देती है बेहतर हयात के सपने। हयात मतलब होता है जिंदगी। दिखाई देती है बेहतर हयात के सपने, खराब हो के भी जिंदगी खराब नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे जितनी खराब जिंदगी लगे, जिंदगी खराब नहीं है। इट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। दोबारा इस दुनिया में आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं। इट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ टाइम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फुल्ली। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फियर है कि मरते दम तक अपने को पूरा एक्सप्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, पेंट करता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ, और इसीलिए अमिता मैम के साथ बैठा हूँ और आप सबसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें हुई सर आपके साथ, और बहुत ही जानदार बातें हुई, हमें बहुत सीखने को मिला। एनीथिंग इन द लास्ट नोट आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारा चैनल मेंटल हेल्थ का है। देखिए, मेंटल हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं क्या है अमिता जी? ये सबको बताने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस दैट आई एम सफरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट यू आर सफरिंग, देन यू शेयर योर सफरिंग। वो शेयरिंग आप किसी से भी कर सकते हैं। अंदर ट्रैप मत करिए अपने आप। बिल्कुल। होता क्या है कि जब आप ट्रैप हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब बहुत सारी फीलिंग्स, बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, होपलेसनेस डेवलप होने लगती है। तो फर्स्ट एक्सेप्ट, देन शेयर, एंड इफ नीड बी गो इन थेरेपी। थेरेपी को आपको और समाज को एक डीमिस्टिफाई करने की जरूरत है। थेरेपी इज नॉट अ बैड थिंग। कोई थेरेपी में जाने से पागल नहीं कहलाता है। थेरेपी में जाने का मतलब यह है कि आप मेंटली अनवेल हैं, अनहेल्दी हैं, और अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप हेल्थ की तरफ जाने के लिए कोई ना कोई हेल्प तो सीख करेंगे। सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन, फर्स्ट एक्सेप्ट, देन शेयर, एंड देन सीक थेरेपी। दैट इज ऑल दैट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। चलो, ग्रेट सर। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।